नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। रविवार रात के 9 बज गए हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी और आज बात कर रहे हैं गुजरात चुनाव में। जो आपने देखा, ये पूरी तड़क भड़क और म्यूजिक के साथ हमने आपको दिखाया कि कैसे सारी पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आज दिग्गज पूरी ताकत झोंकते नजर आए। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ कमान संभाली, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी ताकत आज गुजरात में लगाते नजर आए। आपको याद दिला दें, 1 तारीख को यानी कि 1 दिसंबर को गुजरात में पहले चरण का चुनाव है। उसके लिए जो पूरी कैंपेनिंग की प्रक्रिया है वो कल 5 बजे खत्म हो जाएगी। तो आज सभी पार्टियों के बड़े नेता वहां पहुंचे थे। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर पहुंचे। लेकिन आज एक बड़ी बात हुई और इसी वजह से आज जो हम पूरा कार्यक्रम है उसका हमने नाम ही यह तय कर दिया कि गुजरात में मोदी का भरोसा या फिर केजरीवाल की भविष्यवाणी, किस पर जनता अपना भरोसा करने वाली है, किसके ऊपर जनता का विश्वास है। ये वैसे तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इस पर चर्चा आज जरूर करेंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो हर चुनाव से पहले एक लिखित भविष्यवाणी कर देते हैं। पंजाब में अभी जो चुनाव गया है उसमें उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक रही। 2017 के एक इंटरव्यू में उन्होंने मुझे भविष्यवाणी जो करी थी पंजाब के लिए, वो भविष्यवाणी उल्टी पड़ गई थी, वो भविष्यवाणी वैसी नहीं निकली। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने एक भविष्यवाणी की और उसी से अब ये पूरा जो गुजरात का जो संग्राम है, जो रण है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी आपको सुनवाते हैं और फिर बात करेंगे आगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी एक भाषण अभी चल रहा है। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी जरूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। बड़ी भविष्यवाणी कर दी अरविंद केजरीवाल ने। कह रहे हैं गुजरात की जनता जो 27 साल से कांग्रेस जो वहां पर मुख्य विपक्षी दल है उस पर भरोसा नहीं कर पाई, वो आम आदमी पार्टी जिसने अभी जुमा कुछ समय हुआ है गुजरात की राजनीति में अपने कदम रखे हुए, वहां पर उनकी सरकार बनने वाली है। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो तो बिल्कुल खत्म है, 5 सीट से नीचे उन पर अपना वोट मत जाया कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। उनका गृह राज्य है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त सूरत से आ रही हैं। थोड़ा सा सुनवाते हैं आपको, कोशिश करते हैं समझने की प्रधानमंत्री वहां कह क्या रहे हैं। એટલું જ ફ્યુચરિસ્ટિક પણ છે, ભવિષ્યને જોનારું સમજનારું આની ધરતીમાં જ કઈ તાકાત પડી છે ભાઈઓ। સુરતનું સામર્થ્ય શું છે મને હવે સમજાય છે કે અંગ્રેજો સુરત શું કરવા પહેલા આવ્યા હતા। એમને ત્યાં બેઠા ખબર પડી હતી કે સુરતમાં કઈ દમ છે, એટલે સૌથી પહેલા પગ એમણે મૂક્યો તો અહીંયા અને આ સુરતીઓ લોકોએ તાકાત બતાવી દીધી છે કે અમારામાં કાંઈક છે। ભાઈઓ બહેનો, ભાજપની આ ડબલ એન્જિન સરકાર સુરતને ફ્યુચર રેડી બનાવવા માટે અવિરત પ્રયાસ કરે છે। અમારું ફોકસ સુરતના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને આધુનિક બનાવવા પર છે। तो एक तरफ प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे, गुजराती में बोल रहे हैं। हमारे जो नॉन गुजराती जो हमारे दर्शक हैं उन्हें समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, इस वजह से आपको उसके बारे में थोड़ा और हाइलाइट्स बताएंगे प्रधानमंत्री ने क्या क्या बोला। लेकिन एक तरफ आम आदमी पार्टी ने जो ताल ठोकी है भविष्यवाणी करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भाजपा को भरोसा है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा था कि एक लो की कैंपेन में है, उसने भी कम से कम ट्वीट करके यह बात जरूर ठोक दी है कि जो लड़ाई है इस वक्त वो बीजेपी बनाम कौन से ज्यादा, कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी की लड़ाई गुजरात में नंबर 2 के लिए शायद ज्यादा बड़ी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पूरा हमला जो था कांग्रेस का इस ट्वीट में वो था आम आदमी पार्टी के ऊपर, उनकी भविष्यवाणी के ऊपर। तो उस पर कांग्रेस ने भी अपनी एक भविष्यवाणी कर दी। इस भविष्यवाणी में कांग्रेस ने कहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिलेंगी। हिमाचल का रिजल्ट भी 8 तारीख को आएगा, उसमें भी आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिलेंगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट और प्रदेश अध्यक्ष बुरी तरह हार रहे हैं। इनके जो प्रत्याशी हैं उनकी जमानत जब्त होने जा रही है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह साफ है।
ऐसा कांग्रेस का मानना है। अब ये भविष्यवाणियां, इतने सारे लोग बातचीत जो कर रहे हैं, ये सब तो अपनी जगह बनी रहेगी, लेकिन जनता को अब तय करना है कि उनके भविष्य में उन्हें क्या क्या दिखाई पड़ता है। तो पहले इस पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको जो हमारे मेहमान हैं उनसे तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ राजू उमर साहब जुड़ेंगे, ग्रुप एडिटर हैं अहमदाबाद मिरर के और नव गुजरात समय के। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर पीयूष जोशी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और स्वागत। मैं अजय उमर जी के पास आने से पहले, क्योंकि उनसे थोड़ा समझ लूं जमीन की स्थिति क्या है, थोड़ा सा बड़ा 1 मिनट का और समय लूंगा और आपको बता देता हूं कि सूरत में आज प्रधानमंत्री की इतनी ताबड़तोड़ रैली हो रही है, अरविंद केजरीवाल भी इसी इलाके में है। इतना जरूरी क्यों है ये इलाका? 1 दिसंबर को यहां मतदान होने वाला है। सूरत को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। अगर अर्बन रूरल दोनों सीटें मिला लें तो करीब 14 सीटें सूरत डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। 2017 में बीजेपी ने 16 सीटें पड़ती हैं, जिसमें 2017 में बीजेपी ने 14 और आम आदमी और कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटें जीती थी। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक शहर भी है। हीरा कारोबारियों का गढ़ कहा जाता है, हब इसे कहा जाता है। महत्वपूर्ण पाटीदार वोटर जो हैं वो बड़ी संख्या में यहां पर हैं। पाटीदार किस तरफ यहां पर वोट करते हैं वो समझ लीजिए, सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात के जो पटेल पाटीदार समाज के लोग हैं उनके लिए इंडिकेशन होता है। वो भी फिर इसी तरह पर अमूमन वोट करते हैं। पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का यहां पल्ला भारी रहा है। आदिवासी बहुल क्षेत्र भी हैं इसमें कुछ, जहां पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, क्योंकि 3 सीटें यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है। और आम आदमी पार्टी ने सूरत में अपनी जगह जरूर बनाई है, क्योंकि कुछ दिन पहले इन्होंने यहां पर लोकल यानी कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। यहां से ही उनके जो कद्दावर सबसे बड़े उनके पाटीदार नेता हैं गोपाल इटालिया, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। 12 सीटें ऐसी हैं जिस पर आम आदमी पार्टी ने पाटीदार आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं को टिकट दिया है। अब पाटीदार आंदोलन के कई नेताओं के शामिल होने से आम आदमी पार्टी को यहां से बहुत उम्मीद है। कम से कम 5 ऐसी सीटें बन गई हैं यहां पर जिनमें त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। चलिए अब सीधे हमारे मेहमानों के पास चलते हैं। अजय उमर जी, मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत करके, अच्छा अजय जी हमारे साथ अभी जुड़े नहीं है, उनसे जरा पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आलोक वत्स साहब के पास पूछना चाहता हूं। आलोक जी, केजरीवाल की भविष्यवाणी या मोदी का जो भरोसा है लोगों में, गुजरात की जनता में, आज सवाल यही है सबसे बड़ा। देखिए अंकित जी, केजरीवाल जी की आदत है बड़बोलेपन की, और समय समय पर कभी इनका तुक्का काम कर जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं कि केजरीवाल जी का प्रेडिक्शन सही आ गया। लेकिन गुजरात में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। गुजरात में मैं भी आपको लिखित दे देता हूं कि ये 10 सीट से ऊपर जाएंगे तो मैं भी बाल मुड़वा लूंगा इनके घर के पास जाके। ये 10 सीट से ऊपर नहीं जा सकते हैं। आप सर इतना चाहे तो मैं आपको लिखित में दे दूं। नहीं, इतना पर्सनल ना बनाए। राजनीति में जीत हार होती रहती है। आपके बाल आप बहुत प्यारे होंगे सर, क्यों उन्हें कटवाने की आप बात कर रहे हैं? इतना पर्सनल ना बनाए, कुछ और बात कर लीजिए, चलेगा। उन्होंने भी तो पर्सनली करके बोला कि मैं लिखित दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, सारे चैनल को दे रहा हूं कि वहां उनकी सरकार बन गई जी। दिस इज एन अनडेमोक्रेटिक वे ऑफ स्पेलिंग आउट थिंग्स। अभी आपका चुनाव का रिजल्ट नहीं आया, आप रिजल्ट लिख के घोषित कर रहे हैं। हाँ। ये क्या मतलब है भाई? ये सब वोटर को साधने की लास्ट मिनट एक कवायद है। और अभी मैं आपको बता दूं, सुरेंद्र राजपूत जी हमारे मित्र यहां बैठे हुए हैं, तो हमारी जो भी थोड़ी बहुत लड़ाई है वो कांग्रेस से है। आम आदमी पार्टी से न लड़ाई थी, न है, न रहेगी। इस पर यह बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने कही, क्योंकि यही बात सुरेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी रैलियों में कहते नजर आते हैं। यही बात अमित शाह अपनी रैलियों में कहते नजर आते हैं। यही बात जेपी नड्डा गुजरात में जाते हैं तो कहते नजर आते हैं। लेकिन जमीन पर कांग्रेस की लड़ाई उस तरीके की नहीं दिखाई पड़ती जो 2017 में दिखाई पड़ी थी। तो आम आदमी पार्टी कहती है कि देखिए दोनों मिले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ साठगांठ हो गई है। अंकित भाई, आज तक मैंने कभी एनडीटीवी पर कोई बात नहीं करी कि मैं कोई आरोप लगाऊं, लेकिन आज मेरा एक अनुरोध है और मेरी एक, जिसको कहा जाए, आपत्ति है। अगर आप दर्ज करा देंगे तो बहुत बेहतर होगा जी। आज सुबह से आपने अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी की तो दिखाई, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने 2-2 रैली की, अशोक गहलोत साहब ने की। इन रैलियों में शायद वो रैली आपकी गुम गई है।
मेरी एक ही आपत्ति है, अगर आप दर्ज कर लेंगे तो बेहतर सर होगा। बिल्कुल दर्ज हुई, बिल्कुल दर्ज हुई। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जब मैंने शुरुआत की तो मैंने ये भी कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो भी रैली कर रहे हैं। मैंने ये बात बिल्कुल कही थी। आपके कहने में और विजुअल इफेक्ट्स में सर बड़ा फर्क है। बिल्कुल सही बात है, मानिए आपकी बात। मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता। दिखा दीजिए। और दूसरी बात मैं आपसे कहूं, एक चीज बहुत साफ कहता हूं, जो लोग लिख करके एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बनाते हो, आपके चैनल पर बनाते हो, एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बनाते हो, उनके लिखे पर अगर कोई भरोसा करे तो भगवान बचाए उन भरोसेदारों को। जो पार्टी 50 से ज्यादा जिसके प्रत्याशी लगभग मैदान छोड़ के भाग चुके हैं, जो ऑलरेडी पार्टी 120 सीट पर लड़ रही है, वो भी लड़ रही है कि नहीं लड़ रही पता नहीं, उस पार्टी को आप यहां पर पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। खैर, ये आपका अपना निर्णय है और आपकी अपनी मीमांसा है, और हम आपकी मीमांसा को धनात्मक ऊर्जा से लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं आपसे बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि इस बार गुजरात में सरकार गांव बनाएगा, इस बार गुजरात में सरकार आदिवासी बनाएंगे, इस बार गुजरात में सरकार कांग्रेस बनाएगी। लिख करके रख लीजिए आप भी कि अगर 125 सीटों से कम आए कांग्रेस की तो। क्यों? यहां पर बेरोजगारी एक बड़ी मैं इस समय गुजरात में ही हूं, मैं इस समय अहमदाबाद और गांधीनगर में हूं, एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया हूं, सुबह से यही काम कर रहा हूं। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, सीट वाइज आप डिस्कशन कर लीजिए। आप पार्टी तो कहीं है ही नहीं। हमारी लड़ाई सत्ता के 27 साल के कुशासन के खिलाफ है। हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी पपेट भेज देते हैं। हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है कि यहां गुजरात में लोग कह रहे हैं कि सरकार को तो ऑटो मोड में कर दिया है नरेंद्र मोदी जी। न मुख्यमंत्री का पता, 136 लोगों का हत्यारा जो मुख्यमंत्री है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। मोरबी के हत्यारों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई इस समय आम जनता की लड़ाई है, जो संविदा पर लोग रखे गए हैं, सुरेंद्र जी पक्ष में लड़ाई। सुरेंद्र जी, मोरबी की आपने जिक्र किया, आप जानते ही हैं, मैं खुद क्योंकि मोरबी में जमीन पर मौजूद था, वहां पर लगातार हम लोगों ने पूरी उसे कवरेज भी की, और ये सवाल हम लगातार पूछते हैं, हर रोज पूछते हैं कि क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है और कब पकड़े जाएंगे बड़े लोग। आप वैसे हमें बता रहे थे, मैंने आपकी आपत्ति जरूर दर्ज की, और उसके साथ साथ आपको यही बता दूं, अगर आपके पास टीवी है तो अशोक गहलोत साहब की जो रैली है इस समय दिखा रहे हैं, चल रही है सर। जहां जहां से हमें आती है पूरा कोशिश की जाती है कि उसको दिखाया जाए। हमारे लिए किसी के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं डॉक्टर जोशी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जी बोलिए सुरेंद्र जी। मैंने आपत्ति दर्ज किलाई, चूंकि नहीं दिखाया गया था, आप दिखा रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं अपनी आपत्ति वापस लेता हूं, क्योंकि एनडीटीवी एक निष्पक्ष चैनल है, इसीलिए कहने की बात और किसी से कहता तो वो लोग इस डिबेट को दूसरी तरफ मोड़ देते। नहीं, हमारा मकसद हमेशा यही रहता है कि मुद्दों की बात करें, कोशिश वही करते रहें। पर जोशी जी, मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी 2017 में, मैंने खुद एक पंजाब चुनाव कवर कर रहा था, उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेरे सामने लिख के दिया था कि सरकार बन रही है। पंजाब चुनाव का आपको शायद रिजल्ट याद होगा, आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आई थी, वहां पर रिजल्ट सरकार बनने से बहुत दूर, और कम होते होते वो 20 सीटों पर रह गए थे अंत में आते आते। तो क्या ये सिर्फ माहौल बनाने का एक तरीका हो गया है, या अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा कहेंगे तो शायद जनता, जिसको अभी भी संशय है कि नई पार्टी है, पता नहीं जीतेगी नहीं जीतेगी, उस पर शायद विश्वास हो जाए, यानी कि ऑप्टिक्स का सारा खेल रह गया है? देखिए, परसेप्शन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन आप एक चीज समझें कि कोई भी चीज यदि इस लेवल का नेता लिख के देता है तो उसके पीछे बेसिस क्या रहता है। उसके पीछे बेसिस जो रहता है वो उनकी पार्टी का इंटरनल सर्वे रहता है, जो हर सीट पे किया जाता है, और हर सीट के थ्रू आपको पता पड़ता है कि भाई आप कितनी सीट पे जीत रहे हैं और कितनी सीट पे नहीं जीत रहे हैं या हार रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो सर्वे है उसका रिपोर्ट अब अरविंद केजरीवाल जी ने मुझसे तो साझा किया नहीं है, पर जो सर्वे है उसका रिपोर्ट उनको उस तरीके से मिला होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है गुजरात में, तो उन्होंने लिख के दिया है। तो लिख के दिया है तो उनका प्रगाढ़ विश्वास है, इसका मतलब कि बन रही है। अब रही बात सुरेंद्र भाई की, सुरेंद्र भाई ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोली और आपकी आपत्ति दर्ज करवाई कि खड़गे जी और गहलोत जी की सभा नहीं दिखाई गई। तो मैं तो कह रहा हूं आपने उनको फेवर ही किया कि खड़गे जी की सभा नहीं दिखाई। इतने कैरिज्मेटिक लीडर से आप जितनी सभाएं उनकी दिखाएंगे उतने उनके वोट परसेंटेज कम होते जाएंगे। आपके जो सबसे बड़े स्टॉलवर्ट लीडर हैं राहुल गांधी जी, वो आज इंदौर में है, जिस शहर से मैं आता हूं, वो गुजरात में कहीं दिख ही नहीं रहे हैं।
वो महाराष्ट्र में जाते हैं तो एक तरफ तो यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ो की, और महाराष्ट्र में जाके बोलते हैं कि गुजरात सारा जो है वो आपकी सारी इंडस्ट्रीज ले गया है। तो ये किस प्रकार से महाराष्ट्र में बैठ के गुजरात को और महाराष्ट्र का एकत्रीकरण का काम कर रहे हैं, ये मेरी समझ के बाहर की बात है। ठीक है, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो गुजरात का मूल चुनाव है वो इस बात का चुनाव है कि जो 6000 स्कूल बंद हो गए वो कैसे बंद हो गए हैं, जो 4000 विद्यालय जो है जिसमें प्रिंसिपल्स नहीं है वो कैसे प्रिंसिपल्स नहीं है, ठीक है। टॉप 10 में क्यों मैटरनल मॉर्टेलिटी और नियोनेटल मॉर्टेलिटी के इंडाइसेस में टॉप 10 राज्यों में क्यों गुजरात आ रहा है। मतलब यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि गुजरात का जो चुनाव है वो मोदी मॉडल जो है वर्सेस दिल्ली का जो अरविंद केजरीवाल मॉडल है उसके बीच का चुनाव। उसको मोदी मॉडल बोलना पड़ेगा, उसे मोदी मॉडल नहीं बोलना पड़ेगा। उसके बीच का चुनाव है। लेकिन सुरेंद्र जी, मैं आलोक जी के पास जाने से पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कही, सुरेंद्र जी, चुनाव का क्या होगा, कितनी सीट कौन जीतेगा, जनता तय करेगी। 8 तारीख को हमें पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा। लेकिन चुनाव लड़ने की एक ताकत, एक ऊर्जा जो है वो क्यों कांग्रेस पार्टी में इस बार नहीं दिखाई पड़ी ऐसे जैसे 2017 में दिखाई पड़ी थी। चुनाव मैंने 2017 कवर किया था। एक लोगों के अंदर एक विश्वास था, कोशिश थी, उम्मीद थी कि शायद सरकार पलटेगी। राहुल गांधी ने 100 से ज्यादा रैलीज की थी। आपका कोई भी सेंट्रल लीडरशिप का, आप कह रहे हैं गहलोत जी वहां पर रहे, मैंने भूपेश बघेल को भी वहां पर देखा, वो भी रैलीज कर रहे थे। लेकिन जो सबसे आपके स्टार प्रचारक होते हैं, प्रियंका गांधी हिमाचल तक गई, गुजरात नहीं आई। राहुल गांधी अपनी यात्रा में व्यस्त हैं, एक दिन का समय निकाल के गुजरात पहुंचे। सोनिया जी भी वहां पर नहीं आई हैं। आपको नहीं लगता इससे चुनाव में वोटर्स के दिमाग में संशय होता है कि कांग्रेस पार्टी कितने दमखम से चुनाव लड़ रही है? दो बातें बड़ी साफ हैं। हम एक बड़ी छोटी सी बात कह करके बात शुरू कर देता। कहते हैं ना, करते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। हमारे ऑल इंडिया के 80 से ज्यादा नेता 180 सीटों पर काम कर रहे हैं। हमने अपनी रणनीति बदली, चूंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है। हम इस चुनाव को मोदी वर्सेस गांधी नहीं बनाना चाहते हैं। वहां पर चुनाव मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं। आप पार्टी के ऊपर मेरा आरोप है स्पष्ट कि आप पार्टी ने ऑलरेडी चुनाव का मैदान छोड़ करके और लगातार मोदी जी के ऊपर बात करके वो इस चुनाव को मोदी सेंट्रिक बनाना चाहते हैं, ताकि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीत सके। इसीलिए पीयूष जोशी जी राजनीतिक विश्लेषक होते हुए अनर्गल आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं। हम कहां पर राहुल गांधी को भेजे, कहां पर सोनिया गांधी को भेजे, कहां अशोक गहलोत को भेजे या कहां सुरेंद्र राजपूत को भेजे, इसका फैसला कांग्रेस करती है। ना आप पार्टी करेगी, ना पार्टी क्या ना भाजपा करेगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। पर सुरेंद्र जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं, बस मैं इतनी आपसे जानना चाहता हूं, आपको नहीं लगता राहुल गांधी प्रियंका गांधी के जाने से बल मिलता? बिल्कुल, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, लेकिन उन्होंने ही इस बार के चुनाव को वहां पे लोकल सेंट्रिक कर दिया। हम भूपेंद्र पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, हम गुजरात के लोकल मुद्दों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लोकल मुद्दों में बेरोजगारी प्रमुख समस्या है सर, लेकिन फिर बात ये उठेगी, फिर बात ये उठेगी कि क्या हिमाचल का चुनाव लोकल नहीं था? वहां पर लोकल मुद्दे नहीं थे, जहां पर प्रियंका गांधी जी ने ताबड़तोड़ रैलीज करके कांग्रेस के लिए प्रचार किया? मैं वो भी बता देता हूं आपसे। प्रियंका गांधी जी, वहां पर भी चुनाव लोकल था। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने वहां पर चूंकि प्रभार उनको दिया गया, जैसे उत्तर प्रदेश में प्रभार दिया गया था, प्रियंका जी की पूरी टीम वहां पर थी। ठीक है। हिमाचल क्या नाम, गुजरात में जिस अशोक गहलोत साहब की पूरी टीम है, तो उनके नेतृत्व में यहां हम चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी जी हमारी नेता होने के साथ साथ प्रभारी महासचिव भी हैं। इस चीज को भी देखिए। तीसरी बात मैं आपसे कह दूं कि ये चुनाव टीवी पे आपको जिता लीजिए, टीवी पे आप भाजपा को जिता लीजिए, मीडिया वाले किसी को जिता ले, जमीन पे कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस 125 सीट लाएगी। मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं, क्योंकि लोगों में उत्साह है और ग्रामीण क्षेत्र ना तो मेरे कहने से ना आपके कहने से, वो जनता को तय करना है। हम किसी को जिता लें, आप किसी को जिता लें, वो 8 तारीख को जनता तय करके बता दे कि कौन कहां जीत रहा है। लेकिन आलोक जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या कुछ, क्योंकि बात ये उठ रही है जिस तरीके से सुरेंद्र भाई कह रहे हैं कि देखिए आम आदमी पार्टी बीजेपी को समर्थन कर रही है, कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला बनाकर हमारे वोट काटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब प्रधानमंत्री सिर्फ कहते हैं कि कांग्रेस से लड़ाई है, तो लोगों को, अरविंद केजरीवाल ये बार बार जाके कहते हैं कि देखिए हमसे डर गए इसलिए हमारा नाम नहीं ले रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा जितना नाम लेंगे हम उतने ही बड़े हो जाएंगे। देखिए, ये सब राजनीतिक बातें हैं। सुरेंद्र भाई अगर कह रहे हैं कि आप हमारे लिए काम कर रही है, तो पंजाब में क्या हो गया? पंजाब में तो खुद ही आप आ गई, हम तो कहीं नहीं रहे। तो हमारे लिए काम करते तो हमको आना चाहिए था।
तो ये सब राजनीतिक आड़ में बचाने की कवायद है। और सही कहा आपने, ये जो कह रहे हैं कि हमारे 80 बड़े बड़े लीडर वहां हैं, ये 10 का नाम गिना दे तो, जो बड़े लीडर हैं जिनको वहां की जनता रिकॉग्नाइज करती हो, जिनके भाषण में 500 आदमी भी पहुंचता हो, मैं गिना ये देता हूं। तो वॉकओवर दे चुके हैं। और दूसरी चीज, हिमाचल में तो ये वॉकओवर पहले ही दे चुके थे, आम आदमी पार्टी ने भी दे रखा था। हाँ। और गुजरात में जो भी थोड़ा बहुत है इनकी कवायद गांव में, जो ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं प्रचार, हम मान लेते हैं, लेकिन गुजरात की जनता, सर अगर वॉकओवर दे दिया होता, है, अगर वॉकओवर दे दिया होता तो मोदी जी को नहीं उतरना पड़ता मैदान में। बीजेपी के मुख्यमंत्री का नाम, जैसे आप कह रहे हैं कि 10 लोगों से कांग्रेस लीडर का पूछ लीजिए, जनता के बीच में जाके पूछिए, शायद भूपेंद्र पटेल जी का नाम बताने में 10 लोग असमर्थ हो जाएंगे। मोदी जी के नाम पर ही वोट आ रहा है। आप एक चीज जान लीजिए कि अंकित जी, भारतीय जनता पार्टी हर वक्त इलेक्शन मोड में रहती है, 24/7। हम देश के काम के लिए भी 24/7, हमारा प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं। सत्य वचन है, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि बीजेपी 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है, 18 घंटे शायद प्रधानमंत्री जी भी काम के मोड में रहते हैं, इलेक्शन या काम के मोड में, वो तो आप ही जानते होंगे। एक बस छोटा सा, मैं 10 सेकंड का, क्योंकि मेरे पास समय है, मैं 10 सेकंड का एक जवाब, सुरेंद्र राजपूत जी जवाब आपसे लेना चाहता हूं। इनको जो आलोक वत्स साहब कह रहे थे, 10 लोगों के नाम नहीं गिना पाएंगे आप, जिनको जनता जानती हो, जिनके नाम पर उठ के वो वोट दे दे आपको। बिल्कुल, आप क्या नाम, राहुल गांधी जी को उठाइए, आप मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को उठाइए, राहुल आप गांधी उठा जी लीजिए वीरेंद्र राठौर, एक दिन के लिए, ओनली फॉर वन डे। एक एक करके सर, एक एक करके, समय बिल्कुल कम है, बिल्कुल मेरे पास समय नहीं है, उनको अपनी बात खत्म करने दीजिए। आप मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को उठा लीजिए, अशोक गहलोत साहब को उठा लीजिए, आप उठा लीजिए कमलनाथ जी को, आप उठा लीजिए क्या नाम, भूपेश बघेल साहब को आप उठा लीजिए, कितने लोगों का नाम आपको, आप अर्जुन मोढवाडिया साहब को उठा लीजिए, शंकर सिंह बघेला साहब को उठा लीजिए, आप क्या नाम, 4 पे आके रुक गए, आप क्या 4 के बाद 5वां नाम नहीं गिना पाए, 4 नहीं 10, अरे अभी एक नहीं, नहीं नाम नहीं गिना पाए, मैं आपको 500 नाम गिना, नहीं 500 नाम मत गिनाइए, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है सर, आप तो गिना देंगे, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। मुझे खत्म यहीं करना पड़ेगा, छोड़ना यहीं पड़ेगा। लेकिन नामों की जो लड़ाई है ना, वही शायद राजनीति के लिए एक थोड़ी परेशानी की बात भी बनती जा रही है। अपने कैंडिडेट से ज्यादा, जैसे गुजरात में अगर आप बात करेंगे, आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे कहने वाले कि सरकार से नाराज तो हैं, पर मोदी जी के नाम पर हम वोट जरूर देंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल की पूरी जो राजनीतिक लड़ाई है, जो पूरा वोट लेने का कोशिश है, वो सिर्फ अपने अपने नाम पर है। इस नामों की लड़ाई में क्या कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है, ये तो अब जनता को तय करना है। उनकी लो की कैंपेन काम करेगी नहीं करेगी, ये भी जनता को तय करना है। लेकिन अब कम से कम भविष्यवाणी वर्सेस भरोसे की जो लड़ाई है, वो गुजरात में होती नजर आ रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के बल्हार शाह जंक्शन पर फुट ओवर ब्रिज का एक स्लैब गिर गया, जिसके बाद कई लोग घायल हो गए। इस बारे में ज्यादा जानकारी इस वक्त हमारे सहयोगी सुनील सिंह दे रहे हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं जब ये हादसा हुआ। सुनील, अभी क्या हालात हैं वहां पर, और जो घायल हैं उनकी क्या इस वक्त उनकी हालात कैसी है, हालत कैसी है, और कारण क्या बताया जा रहा है? देखिए, चंद्रपुर में बल्लारशाह रेलवे जंक्शन है, गाड़ियां जो छूटती हैं, वहां पर शाम का समय था, वक्त तकरीबन 5:10 के करीब जो फुट ओवर ब्रिज है उसका स्लैब जो है वो अचानक से गिर गया। नतीजा ये हुआ कि जो ऊपर थे वो उसके साथ ही धड़ाम से नीचे आ गए और रेल पटरी पर कुछ लोग गिर गए। शुरुआती दौर में 8 से 10 लोग जख्मी हुए थे, सभी को अस्पताल ले जाया गया था। अब खबर ये आई है कि उसमें से 4 लोग हैं जो अभी भी अस्पताल में है, जिनका इलाज चल रहा है। बाकी कुछ लोगों को प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया गया है जी। अभी हादसे की जांच का आदेश दिया गया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो फुटओवर
पुराना था, मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन ठीक से शायद मरम्मत या रख रखाव न होने की वजह से जो एक स्लैब था उस स्लैब का हिस्सा गिर गया और जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। चीन में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। शनिवार की रात भी कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। शिनजियांग प्रांत में एक शहर में एक इमारत में आग लग गई, जिसके बाद 10 लोगों की मौत हो गई और फिर लोगों का गुस्सा बढ़ गया। प्रदर्शनकारी चीनी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो, हमें आजादी चाहिए, इस तरह के नारे लगाते चीन के लोग। ये शिनजियांग प्रांत का उरुमकी शहर है। यहाँ पिछले 3 महीने से सख्त कोविड प्रतिबंध लागू है। इससे परेशान होकर लोग शी जिनपिंग सरकार को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी आंखों पर मास्क लगाकर और हाथों में सादा कागज पकड़कर भी प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन का ये तरीका इस विरोध का प्रतीक बनता जा रहा है। उरुमकी शहर में 25 नवंबर को एक रिहायशी इमारत की 15वीं से 17वीं मंजिल तक आग लग गई। धुएं का गुबार 21वीं मंजिल तक फैल गया। इस आग की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि कोविड प्रतिबंधों की वजह से इमारत से लोग निकल नहीं पाए। इलाके में ऐसी नाकेबंदी की गई है कि उन तक कोई मदद नहीं पहुंच पाई। उइगर के लोगों को चीनी सरकार हमेशा किसी न किसी रूप में प्रताड़ित करती है। इस बार भी उइगर के लोगों को लॉकडाउन लगाकर घरों में रहने को मजबूर किया गया। आग लगने पर उन तक मदद भी नहीं पहुंच सकी। मैं अपनी आंटी की मौत के लिए चीन सरकार से सवाल पूछता रहूंगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश में जीरो कोविड नीति लागू कर रखा है। कोविड महामारी की रोकथाम के लिए व्यापक टीकाकरण जैसे उपायों की बजाय चीनी सरकार का पूरा जोर सख्त लॉकडाउन पर है। इसके खिलाफ प्रदर्शन जोर पकड़ता जा रहा है। पूरे चीन में अलग अलग जगहों पर पुलिस प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है और उनको गिरफ्तार भी कर रही है। वुहान के इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे पुलिस प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश कर रही है। कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर छात्र भी हिस्सा ले रहे हैं। बीजिंग और नानजिंग यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन ने काफी जोर पकड़ लिया है। चीन में एकमात्र राजनीतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी है और यहाँ लोकतंत्र की बजाय तानाशाही है। शी जिनपिंग संविधान में बदलाव कर लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। पार्टी के महाधिवेशन के मौके पर भी उन्होंने जीरो कोविड नीति को सख्ती से जारी रखने की बात की थी। सवाल है कि इसके खिलाफ लोगों के प्रदर्शन को ताकत के बूते दबा दिया जाएगा या फिर ये वाकई में शी के लिए एक सिरदर्द साबित होगा। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। भारत की उड़न परी कही जाने वाली जानी मानी एथलीट पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अगली अध्यक्ष बनेगी। भारतीय ओलंपिक संघ के लिए 10 दिसंबर को चुनाव होने हैं, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए तय सीमा तक सिर्फ एक ही नामांकन आया और वो है पीटी उषा का। पीटी उषा एशियाड में 4 गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। वो ओलंपिक में सेकंड के 100वें हिस्से से कांस्य पदक चूक गई थी। भारतीय खेलों के इतिहास में वो सबसे कामयाब एथलीट्स में से एक हैं। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष और पहली ओलंपियन एथलीट होंगी।